स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बहुत ही फास्ट तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर तब स्टार्ट होता है जब साइंटिस्ट जो थे ना वो मतलब फर्स्ट टाइम के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तब उन्होंने एक चीज़ गौर किया, अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स को या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटी के बेसिस में अगर डिवाइड कर दे एक सेम ग्रुप में, तो वो उनका जो स्टडी है ना वो करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कहानी में सबसे पहले एरिस्टोटल आए, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने ना ट्राई किया एनिमल को और प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए। तो उन्होंने प्लांट को ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया और एनिमल्स को रेड ब्लड एनिमल्स और जिनका कलर रेड नहीं था ब्लड का उनमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन ये उतना एफिशिएंट नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ आ रहे थे। तो इसकी वजह से हमारे कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे वो इधर आए। ठीक है, कैरोलस लिनियस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने जो क्या है ना, उन्होंने मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों किंगडम में डिवाइड कर दिया था, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ थे। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में उन्होंने बैक्टीरियाज को भी घुसा दिया। ठीक है, अब बहुत सारे बैक्टीरियाज मतलब तो सिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया के पास वो पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो नहीं हो सकता। एनिमल्स में भी बहुत सारे डिसिमिलरिटीज़ थे। कुछ एनिमल जो है वो ओमनीवोर्स थे, कुछ कार्निवोर्स थे, तो कुछ मतलब हर्बीवोर्स थे। ठीक है, तो ये भी उतना एफिशिएंट नहीं था। ठीक है, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में भी बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ था क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में उन्होंने बैक्टीरियाज को भी घुसाया, प्रोटिस्टा को भी घुसाया, तो बहुत सारे जो है मतलब यूकैरियोट्स थे और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स थे। ठीक है, तो ये भी उतने एफिशिएंट का नहीं रहा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक अटेम्प्ट किया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि मैं सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें मैं 5 किंगडम में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने किसके बेसिस में इन लोगों को डिवाइड किया? सबसे पहले उन्होंने क्राइटेरिया जो है यूज़ किया वो है सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है वो कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उनका जो इवोल्यूशन हिस्ट्री है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब होता है इवोल्यूशन हिस्ट्री। ठीक है, उनकी बेसिस में इन लोगों को डिवाइड किया 5 किंगडम्स में। क्या क्या किंगडम्स हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा में हमें पता है कि सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो सारे मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा में हमें पता है जो मतलब एल्गी वेल्गी होते हैं वो सब प्रोटिस्टा में आते हैं। फंगी हमें पता है जो कि मतलब ब्रेड मोल्ड होता है वो भी एक फंगी होता है। ठीक है, और ईस्ट है वो भी फंगी है। प्लांटी में तो हमें सबको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांटी में आता है, और एनिमेलिया तो हम खुद ही है। ठीक है, एनिमल किंगडम में आते हैं। ठीक है, फिर इधर जो है एक कहानी दिया गया है कि बाद में जाके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया था, जिसमें जो सिर्फ बैक्टीरिया था ना यही किंगडम था। इतने सारे 5 किंगडम्स ही थे, बस बैक्टीरिया को और दोनों डोमेन में डिवाइड कर दिया गया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, जो कि हम अभी नहीं बट हायर क्लासेस में जाके ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में ये टेबल गिवन है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है 5 किंगडम का नाम दिया गया है और उनके बारे में जो मतलब R.H. विटेकर ने जो भी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया दिया था ना डिवाइड करने के लिए, तो उन सारे डिफरेंसेस को इधर लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में। ठीक है, जैसे कि सेल टाइप की बात करते हैं तो मोनेरा बस प्रोकैरियोटिक होता है और बाकी सब यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, और अगर सेल वॉल का कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो सिर्फ प्लांट में सेलुलोस होता है और बाकी सब में जो है नॉन सेलुलोसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो है मोनेरा में जो है पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड का जो है कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्ट में ही सिर्फ अवेलेबल है सेल वॉल, और फंगी की बात करते हैं तो काइटिन का मतलब तैयार होता है सेल वॉल, और इधर प्लांट में सेलुलोज ये मैं पहले से बता था, और एनिमल में तो एब्सेंट ही है। ठीक है, अब हम आगे इस चैप्टर में जो R.H. विटेकर थे ना जिन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसके हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक किंगडम के बारे में हर बातें हम पढ़ेंगे और उसे कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी से कवर करेंगे। सबसे पहले मोनेरा की बात करते हैं तो इधर सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो सभी आते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उनमें नहीं होता। ओके, अब बैक्टीरियाज के जो शेप्स है जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था वो इधर गिवन है। कोक्काई जो होता है वो अगर स्फेरिकल है तो हम उसे कोक्काई बोलते हैं, रॉड शेप है तो हम बेसिलाई बोलते हैं, स्पाइरल शेप का है तो स्पिरुला बोलते हैं, और अगर कॉमा शेप का है तो हम उसे विब्रियो बोलते हैं। अब एक चीज़ इधर एनसीईआरटी में गिवन है कि जो मोनेरास होते हैं ना वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। मतलब कुछ जो मतलब मोनेरा होते हैं ना वो जो है फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, कुछ जो है ऑटोट्रोफिक होते हैं, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और कुछ जो है ना केमोसिंथेटिक होते हैं, मतलब जो मतलब केमिकल्स के प्रेजेंस से वो अपना खाना बना सकते हैं, और कुछ जो है ना हेटेरोसिस भी होते हैं। हेटेरोसिस क्या होता है वो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो यू बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे तब हम उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आर्की बैक्टीरिया पढ़ लेते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो बहुत ही हार्श रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत
बहुत ही हार्श मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक हैबिटेट में हमें उससे मिलते हैं। अब अगर वो जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा सॉल्टी हुआ, मतलब वो जो रीजन है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो हम उसे हेलोफिल्स बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा एसिडिक हुआ तो हम थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं उन बैक्टीरियाज़ को। और जो अगर मार्शी रीजन्स में पाए जाते हैं तो हम उसे मिथेनोजेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरियाज़ होते हैं ना, वो जो रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काऊ और बफेलोस, इनके गट्स में मिथेनोजेंस बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। हाँ, तो ये क्या करते हैं ना, ये मतलब काऊ डंग से जो बायोगैस या मीथेन जिसको हम बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन में ये मिथेनोजेन बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, आप इसे अंडरलाइन ज़रूर कर लेना। अब हम आर्के बैक्टीरिया के बाद यू बैक्टीरिया में आ जाएंगे। यू का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था, यू का मीनिंग ट्रू होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया का मीनिंग तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया जो है ना ट्रू बैक्टीरिया है, यानी कि ये बैक्टीरिया का जो मेन जो बेसिक फीचर्स है इसमें हमें सब दिखता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसमें देखते हैं हम। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया में सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया गिवन है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है। ठीक है, और ये मोटाइल है क्योंकि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, और इसका जो है रिजिड सेल वॉल है। सेल वॉल का कॉम्पोजिशन हमने अभी पढ़ा, पॉलीसैकेराइड और जो है अमाइनो एसिड से इसका सेल वॉल बना होता है। ठीक है, और इधर साइनोबैक्टीरिया में बताया गया है कि ये जो है यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, यानी कि मतलब ग्रुप बनाकर रहते हैं, फिलामेंटियस होता है, और फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी इसे बोला जाता है। यानी कि फ्रेश वाटर में भी ये मिलता है जो है, और सॉल्टी वाटर में भी मिलता है, और हमारे जो टेरेस्ट्रियल में जो मतलब लैंड में जो पॉन्ड्स पाए जाते हैं ना, उसमें भी हमें ये साइनोबैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम हेटेरोसिस का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम जेलेटिनस शीट को पढ़ेंगे। हेटेरोसिस बैक्टीरियाज उन बैक्टीरियाज को बोलेंगे जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, वो मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। उसका एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड एनाबेना। हेटेरोसिस के ऊपर जो है, हेटेरोसिस एक स्ट्रक्चर होता है जनरली बैक्टीरियाज में जो कि ये काम कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक जो है कवर रहता है जिसको हम मिसलेनियस शीट बोलते हैं, या अभी यहाँ गिवन है जेलेटिनियस शीट भी इसको हम बोलते हैं। ओके, अब जो यू बैक्टीरिया है हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, केमोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, मतलब जो केमिकल्स होते हैं ना उसे वो ऑक्सीडाइज करते हैं और उसे अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, केमोसिंथेटिक होते हैं, और हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। ठीक है, मतलब खुद खाना नहीं बना पाते, सभी में पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता। और यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो है यू बैक्टीरिया पैथोजेंस भी होते हैं, यानी कि पैथोजेंस मतलब डिजीज़ भी कॉज करते हैं। ठीक है, क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स में। ठीक है, ये लोग डिजीज़ कॉज करते हैं। अब इधर बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताया गया है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो फिजन भी करते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं थ्रू डीएनए ट्रांसफ़र। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड, उसके हेल्प से ही ये लोग करते हैं। ठीक है, वो इधर गिवन नहीं है। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव करता है, और इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, इसे याद रखना है। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा में जाएंगे। अब सबसे पहले प्रोटिस्टा में हम क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स में जो है सबसे पहले इधर गोल्डन एल्गी के बारे में बताया गया है जो कि एक डायटम होता है। अब डायटम क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो मतलब ये क्राइसोफाइट्स होते हैं ना वो एज अ करंट इन सी प्लैंकटन से हिसाब से वो फ्लो करते रहते हैं। ओके, अब ये जो है ना फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें ना एक सिलिका का कवरिंग होता है। ठीक है, दो सिलिका का कवरिंग होता है, ओवरलैपिंग शेल्स। ठीक है, जो कि सिलिका का बना होता है, जिसे हम डायटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डायटम्स होता है ना ये जल्दी से मतलब डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, तो डिकम्पोज नहीं होता है, लेकिन वो जो प्रोटिस्ट है वो तो मर जाता है, लेकिन वो जो सिलिका का कवरिंग है, जो डायटम है, वो तो रह जाता है। ठीक है, तो वो जब रह जाता है और अर्थ में वो जमता रहता है, तो एज अ वेस्ट जो रहता है ना वो बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रह जाता है, जिसे हम डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखना है। अब जो डायटम्स होते हैं ना वो मैंने बोला प्लैंकटन्स है, और प्लैंकटन्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वो जो है ना ओशन में प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, मतलब ओशन में सबसे पहला खाना वही बनाते हैं, फूड चेन में सबसे पहले वही रहते हैं। अब हम आगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्ट का एक दूसरा मतलब पार्ट है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स में जो है ना सेल वॉल का कवरिंग होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है ना वो सेलुलोज से बना रहता है इधर। ठीक है, बट यहाँ पे जो प्रोटिस्ट है ना इसका सेल वॉल सेलुलोज से बना रहता है। ठीक है, और इनके पास दो फ्लैजेला होता है, एक लैटिट्यूडनली और एक लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, दोनों फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और इधर बताया गया है एक रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है जिसका नाम गोन्यूलैक्स है, जो कि बहुत ही जल्दी डिवाइड करता है, बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से ना ये सी में प्रेजेंट होता है, और सी के जो टाइड्स है ना उसको रेड बना देते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो है किस्मत का भी अच्छा हो तो आप सी में अगर जाए तो इसको आप देख पाएंगे। ठीक है, ये जनरली दिख जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, मतलब समुद्र बहुत दिखने में अच्छा होता है। अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि सी एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायनोफ्लैजिलेट्स को कवर कर लिया। अभी हम यूग्लेना में जाएंगे या यूग्लेनॉइड्स में जाएंगे, जिसका एग्जांपल यूग्लेना है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका ना सेल वॉल जो होता है ना वो सेलुलोज से नहीं बना होता है, पेलिकल प्रोटीन से बना रहता है। ओके, ये याद रखना है, जो कि प्रोटीन रिच लेयर है पेलिकल प्रोटीन। ओके, उससे इसका सेल वॉल बना रहता है।
रहता है। अब इनके पास भी दो फ्लैजेला है, ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट्स के पास भी दोनों फ्लैजेला था, इनके पास भी दोनों फ्लैजेला है। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। इधर आप देख सकते हो, एक छोटा है और एक बड़ा है। ओके, अब ये जो है ना बहुत ही डुअल नेचर के है। ये जब सनलाइट होता है तब फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, खुद का खाना खुद बना पाते हैं। लेकिन जब सनलाइट नहीं होता है ना तो ये हेटेरोट्रोफ बन जाता है, यानी कि दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ये खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इनका एक अच्छा एग्जांपल है यूग्लेना, ठीक है, जिसका पिक्चर इधर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब आगे स्लाइम मोल्ड्स में जाएंगे। अब इधर फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ना वो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब ये लोग डेथ एंड डीके इन मैटर के ऊपर जो है ग्रो करते हैं, ठीक है। और इधर बताया गया है अगर इन्हें सूटेबल कंडीशन मिला तो ये एक एग्रीगेशन या एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे हम बोलेंगे जब स्लाइम मोल्ड्स को एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, सेवरल फीट्स के होते हैं। और अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले तो ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ओके। अब प्रोटोजोन्स में जाएंगे, प्रोटिस्ट का लास्ट पार्ट प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स में सबसे पहले हम एमीबॉयड प्रोटोजोन्स को पढ़ेंगे। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल तीनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका एक अच्छा एग्जांपल है आपका एंटामाइबा, ठीक है। एंटामाइबा आप देख सकते हो, एंटामाइबा इधर गिवन है। और ये जो है ना एमीबिक डिसेंट्री करता है, जिसकी वजह से आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, पसीने छूट जाते हैं, यही वो कॉज करता है। सेकेंड हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है, जिसका एक अच्छा एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। इसे अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। अब सीलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं ना तो इनके पास जो है ना मतलब ये जो है मतलब अपने स्यूडोपोडिया को यूज़ करते हैं और अपने मुंह को बड़ा करते हैं और पानी को जो है ना ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। ऐसे वो ओड्स करते हैं, ठीक है, एक ऑसिलेटरी मूवमेंट करते हैं, जिससे उनका जो कैविटी होता है गलेट, वहाँ से वो जो है ना खाने को या किसी भी चीज़ को जो उन्हें मतलब रिक्वायर्ड है वो पानी से वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। गलेट का यूज़ करते हैं, ये कैविटी होता है जिसकी वजह से ये लोग लेते हैं। और इसका अच्छा एग्जांपल है पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था क्लास 10 में। स्पोरोजोन्स की बात करते हैं तो स्पोरोजोन्स जो है ना इन्फेक्शियस होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। और जो है स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। इसके लिए इसका नाम स्पोरोजोन्स रखा गया है। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है जो प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ पे लिखा भी है मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज करता है, ओके। अब आगे हम फंगी को पढ़ेंगे। फंगी बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। मैं भी जब पढ़ा था तब मुझे भी हार्ड लगा था, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अब फंगी जनरली सैप्रोफाइट्रिक होते हैं और हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं, ठीक है। अब इनका एक अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है वीट रस्ट कॉजिंग बैक्टीरिया, जो फंगी होता है उसे हम पिक्यूनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्यूनिया, ओके। ये जो है ना वीट में रस्ट कॉज करता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ था। और जो पेनिसिलियम जो मतलब एक फंगी था, ठीक है, उससे ही पेनिसिलिन बना था, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि डिस्कवर हुआ था एक्सीडेंटली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वो भी एक फंगी था। क्या नाम है उसका? पेनिसिलिन, जो और ड्रग का नाम है पेनिसिलियम, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब अगर हम आगे जाते हैं तो हमें पता है कि जो फंगस होता है ना उसमें एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हाइफी बोलते हैं, ठीक है। और जब हाइफी बहुत सारा हो और एक ग्रुप बना दे या नेटवर्क बना दे तब हम उसे माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। कुछ हाइफी होते हैं जो कि कंटिन्यूस होते हैं, उनके बीच कोई कवर नहीं रहता, कोई मतलब वॉल नहीं होता, ठीक है, उसे हम सिनोसाइटिक कहते हैं। लेकिन कुछ हाइफी होता है, ठीक है, जिनमें जो है कवर रहता है, उसे जो है हम सेप्टेड हाइफी बोलते हैं। और जो सिनोसाइटिक होता है ना उसे हम असेप्टेड बोलते हैं, यानी कि बीच में कोई भी वॉल नहीं है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और अगर वॉल रहे तो उसे हम सेप्टिक या सेप्टेड हाइफी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो सेल वॉल है फंगस का ये काइटिन से बना रहता है। और यहाँ पे एक नया चीज़ ऐड किया गया है कि ये पॉलीसैकेराइड से भी बना रहता है, ठीक है। ये सैप्रोफाइट्रिक की नेचर होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बनते हैं। पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में रह के जो है उनका न्यूट्रिशन ये ले लेते हैं, ठीक है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी ये करते हैं एज लाइकेन, जो कि एल्गी के साथ करते हैं, आगे पढ़ेंगे। और अगर हायर प्लांट्स के रूट्स में करते हैं तो माइकोराइजा बोलते हैं, ओके। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करते हैं ना उनकी स्पोर्ट्स का नाम कॉनिडिया बोलते हैं, या स्पोरेंजी स्पोर्ट्स बोलते हैं, या जू स्पोर्ट्स बोलते हैं। और अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये करते हैं तो उनकी स्पोर्ट्स को ऊ स्पोर्ट्स, एस्को स्पोर्ट्स या बेसाइडो स्पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनके सेक्सुअल साइकिल में तीन जो है स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अगर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है इनका, ठीक है, दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के अंदर, तो उसे हम प्लाज्मोगामी बोलेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है? प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसके न्यूक्लियस से बनता है प्रोटोप्लाज्म, ओके। अब जब दोनों फंगस के अगर न्यूक्लियस का जो है फ्यूजन होता है तो हम उसे कैरियोगामी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का हुआ तो प्लाज्मोगामी और न्यूक्लियस का हुआ तो कैरियोगामी, ओके। और जो जाइगोट्स होते हैं ना, दोनों जाइगोट्स जो होते हैं जब मिलते हैं तो जो रिजल्टिंग जो फंगस बनता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। मतलब वो जो स्पोर्स होते हैं ना जाइगोट का स्पोर, ठीक है, वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि उसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो हैप्लॉइड होता है, उनका जो जाइगोट होता है ना, या जो स्पोर होता है, वो हैप्लॉइड होता है। अब कुछ फंगी में जो होता है ना, जब फ्यूजन होता है तो रिजल्टिंग जो सेल होता है, रिजल्टिंग जो फंगस होता है, उसमें डायरेक्ट 2n हो जाता है, जो कि यूजुअली होना चाहिए। लेकिन कुछ फंगस है जैसे कि एस्कोमाइसिटिस एंड बेसाइडोमाइसिटिस, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें n+n स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, यानी कि 2-2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यानी कि सेल का तो फ्यूजन हो गया, दोनों गैमेट्स का तो फ्यूजन हो गया, ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो अभी भी अलग अलग है। ये कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम डाइकैरियोन बोलते हैं और उस फेज़ को हम डाइकैरियो फेज़ बोलते हैं। ये सिर्फ फंगस में दिखता है, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटिस क्या होता है। तो फाइकोमाइसिटिस फंगस का हमने फर्स्ट टाइप जो है क्लासिफाइड वो हमें दिया गया है। इसमें जो माइसीलियम होता है, यानी कि जो हाइफी का नेटवर्क होता है, वो असेपरेट होता है या सिनोसाइटिक होता है, यानी कि उसमें कोई भी वॉल नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, ठीक है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ओके। और इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके स्पोर्स को जू स्पोर्स, अगर मोटाइल हो तो जू स्पोर बोलेंगे, और अगर नॉन मोटाइल है तो अप्लानोस्पोर बोलेंगे, ओके। और अगर गैमेट्स का जो मॉर्फोलॉजी है, यानी कि जो आउटर अपीयरेंस है, ठीक है, वो अगर सेम हुआ तो हम आइसोगैमस बोलेंगे, और अगर सेम नहीं हुआ तो अनआइसोगैमस और ऊगैमस बोलेंगे, ओके। फाइकोमाइसिटिस के कुछ एग्जांपल्स इधर गिवे हैं। राइजोपस, जो कि ब्रेड मोल्ड हम जिसको बोलते हैं वो। एल्बिगो, जो कि पैरासाइटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड, ये याद रखना है, एल्बिगो जो कि मस्टर्ड में डिजीज कॉज करता है, ओके। अब अगर एस्कोमाइसिटिस में आते हैं तो ये जनरली ना सैक फंगस होते हैं, ठीक है। सैक फंगी इन्हें बोला जाता है, मतलब इनमें एक सैक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल की बात करें तो ये बहुत पॉपुलर फंगस है जो कि जनरली हमें दिखता है। पेनिसिलियम जो था वो भी एक एस्कोमाइसिटिस फंगस था, ठीक है। और जो ईस्ट में जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस जिसे हम बोलते हैं ना, जिसे हम ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, वो भी एक जो है एस्कोमाइसिटिस फंगस है, ठीक है। अब इनमें जो माइसीलियम है ना, वो सेप्टेड होता है, ठीक है, यानी कि उसमें जो है मल्टी न्यूक्लियर नहीं होता, एक कवर रहता है, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनके न्यूक्लियस को सेपरेट करता है, ठीक है। अब असेक्सुअल स्पोर्स को इधर कॉनिडिया बोलते हैं, ठीक है। और अगर सेक्सुअली स्पोर है तो उसको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस इसके लिए एस्कोस्पोर्स याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसे आप याद रख सकते हो। न्यूरोस्पोरा मैंने याद रखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि न्यूरोस्पोरा जो है ना, वो बायोकेमिकल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा, या जेनेटिक जो वर्क्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम में आता है, तो न्यूरोस्पोरा आप याद रख सकते हो, वो एक एस्कोमाइसिटिस है, ओके। अब आते हैं बेसाइडोमाइसिटिस में। अब जो नॉर्मल मशरूम्स जो पाए जाते हैं ना, जिसे हम खाते भी, और कुछ मशरूम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, वो जनरली बेसाइडोमाइसिटिस ही होते हैं, ओके। अब इनका जो माइसीलियम होता है ना, इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेड होता है, यानी कि ये भी जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता, ठीक है। अब एसेक्सुअल ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जनरली एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिलता है, लेकिन ये वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये एसेक्सुअल स्पोर्स तो प्रेजेंट नहीं होता है इनमें, लेकिन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे, यानी कि फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाते हैं, ओके। इनमें कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। अब जब प्लाज्मोगैमी इसमें होता है ना, तब इसमें हमें जो है ना वो डाइकैरियोन फेज देखने को मिलता है, ठीक है। 2-2 न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, 2-2 न्यूक्लियस, जो कि एक स्पेशल मतलब एक फेज़ है जहाँ पे 2-2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है फ्यूजन के बाद भी, ठीक है। और इसका अगर हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल बोले तो पिकीनिया, जो कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, जो कि रस्ट कॉज करता है, फंगस बोला है रस्ट फंगस, लेकिन ये वीट में रस्ट कॉज करता है। और एगरिकस जो मशरूम है वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। और ये अस्टिलैगो जो कि एक स्मर्ट एक डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है, वो उसका भी एक अच्छा एग्जांपल, ये एक पैरासाइट होता है। अब आते हैं ड्यूट्रोमाइसिटिस में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ड्यूट्रोमाइसिटिस जो होता है ना, इसको हम इम्परफेक्ट फंगस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस अभी तक इनका नहीं पाया गया है। ऐसा नहीं है कि पाया नहीं गया था, पहले पाया गया था, लेकिन बाद में उसे देखा गया कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वो फाइकोमाइसिटिस और बेसाइडोमाइसिटिस जैसे बहुत ज़्यादा और एस्कोमाइसिटिस जैसे मिलते हैं, तो उन्हें बाद में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो जनरली हम जो है इसके एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फिश को जो है नोन अभी तक नहीं कर पाए हैं, डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, तो अभी हम नहीं बोलेंगे कि ये लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये लोग जनरली सेक्सुअल ही करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ड्यूट्रोमाइसिटिस जो होता है ना, एक मिस्टेक मेरे से हो गया। जो ड्यूट्रोमाइसिटिस है, ठीक है, इनका सिर्फ सेक्सुअल फॉर्म ही अभी तक डिस्कवर हुआ है, असेक्सुअल फॉर्म अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको हम इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है इनका असेक्सुअल फॉर्म ही डिस्कवर हुआ है, सेक्सुअल फॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए ही जो है हम इसे इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। ऐसा नहीं, सेक्सुअल फॉर्म पहले भी मिला था, लेकिन बाद में हमने इन्हें दूसरी क्लास में एस्कोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस में रिमूव कर दिया, उसमें ट्रांसफर कर दिया, ओके। अब इसके जो एग्जाम्पल है ना, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका जो माइसीलियम होता है, ये सेपरेट होता है और ब्रांच होता है, यानी कि जो है इसमें एक वॉल होता है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, और न्यूक्लियस को ये सेपरेट करता है। इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा इसके बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं।
अब किंगडम प्लांटी में अगर आते हैं ना, तो प्लांट के बारे में तो चलिए हमें सब पता ही है। ये यूकैरियोट्स होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इनमें जो है पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, जो प्लास्टिड है ना एक, ठीक है, जो कि मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रोफ होते हैं, जैसे कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है ना वो, और जो कुछ पैरासाइट्स होते हैं ना वो प्लांट्स होते हैं, और वो जो है अपने से खाना तो नहीं बना सकते, लेकिन दूसरे इंसेक्ट को वो खा जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं ना वो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, ठीक है। ये वेनस फ्लाई को ट्रैप करते हैं, जो ब्लैडरस्वर्ट होता है ना ये वेनस फ्लाई को ट्रैप करते हैं, और वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। कसकटा एक पैरासाइट होता है, ठीक है, जिसके बारे में पता है, अमरबेल इसको बोला जाता है। ये भी एक जो है पैरासाइटिक प्लांट है जो कि किंगडम प्लांटी में आता है। अब प्लांट्स के दो लाइफ फेज होते हैं, एक डिप्लॉयड सैप्रोफाइटिक फेज और एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज, ठीक है। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन इधर नहीं किया गया है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको इससे याद ही करना है कि दो फेज इनमें प्रेजेंट होता है, जिससे जो है उस प्रोसेस को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ओके। अब एनिमल्स के बारे में भी हमें पता है, किंगडम एनिमलिया, क्योंकि हम एनिमल हैं तो हमारे बारे में हमें ज़्यादा पता होता है, ठीक है। क्योंकि हम जो है हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हमारा जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दैट्स वाई वी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हम मल्टीसेलुलर हैं, हमें सेल वॉल नहीं होता है, ओके, हमें सेल वॉल नहीं होता है। हम एक होलोजोइक एनिमल है, ठीक है, यानी कि फूड को जो है हम इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। और हमारा जो फूड है ना वो एज अ ग्लाइकोजन, जो एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा जो फूड होता है हमारे बॉडी में एज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट स्टोर होता है। ये जो है हमारे क्लास 10 में भी था, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो ये याद रखना है आपको। अब हम आएंगे R.H. व्हिटेकर, जो जिसके बारे में हमने बताया, जो कि इतने सारे क्लासिफिकेशंस किए, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो कि वो अभी तक भी क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। क्या किन दोनों को नहीं किया था वो हम बात करेंगे। वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेंस जो होते हैं ना, इनका क्लासिफिकेशन उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में नहीं किया था, ठीक है। क्यों नहीं किया था, वो नहीं कर पाए थे, क्यों नहीं कर पाए थे वो अभी हम जानेंगे। अब जो वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस को हम असेलुलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायंस, ये जो तीनों ही है ना, इनमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर उनमें नहीं है तो हम उन्हें कभी भी लिविंग नहीं बोल सकते। दैट्स वाई दे आर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब उनमें सेल है ही नहीं, ठीक है। इधर बोला गया है वायरसेस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इनके ऊपर जो है ना एक इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, जो कि रिएक्ट नहीं करता, एक प्रोटीन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ये आउट ऑफ द सेल रहते हैं तो एज अ नॉन लिविंग ये रिएक्ट करते हैं, अगर सेल के अंदर होते हैं ना तो ये जो है एज अ लिविंग रिएक्ट करते हैं। अब जब वायरसेस किसी भी होस्ट को पकड़ते हैं तो तुरंत ये जो है ना होस्ट के सेल को यूज़ कर देता है, उसको जो है मतलब एकदम क्या बोले, होस्ट के सेल को हाईजैक कर लेता है और अपने जो है ना डुप्लीकेट्स या खुद को रेप्लिकेट बनाते रहते हैं, ठीक है। खुद का जो कॉपी है ना वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सेल का मशीनरी जो है उसको हाईजैक कर लेता है और अपने कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। वायरसेस में जो है मतलब जो है बहुत ही टॉक्सिक या वेनम जो है पॉइजनस फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो है जिस होस्ट को ये इन्फेक्ट कर रहा है उसके डेथ को भी कॉज कर सकता है। और ये डिस्कवर कब हुए थे? जब मित्री एवेनॉस्की ने जो है देखा था कि कुछ डिजीज़ कॉज कर रहा है टबाकू प्लांट्स में, जिसे हम मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टबाकू प्लांट्स बोलते हैं। वहाँ पे कुछ स्मॉल बैक्टीरिया लाइक जो है ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्ट करे थे, जो कि बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे थे, ठीक है। और वो बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर्स होते हैं उससे भी पास नहीं हो रहे थे, इतने छोटे थे, ठीक है। तब जो है BW बेजरिंग ने, ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेट किया कुछ एक्सपेरिमेंट्स और बताया कि जो टबाकू प्लांट्स में जो डिजीज़ कॉज कर रहा है वो एक नया पैथोजन है, जो कि बैक्टीरिया से और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटा है, ठीक है, जिसको बाद में बता गया कॉन्टागियम विविगम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। ये उन्होंने दिया, किसने दिया? MW बेजरिंग ने, ओके। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बाद में WM स्टैनली जो है 1935 में उन्होंने वायरस के ऊपर एक जो है इनर्ट क्रिस्टलाइन जो है प्रोटीन को डिस्कवर किया, जहाँ पे आप देख सकते हो इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ये क्या करता है? इसके RNA या जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ओके। अब इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया है, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मीनिंग है कि वायरस टेंड्स टू बी अ पैरासाइट, यानी कि वायरस को जो है पैरासाइट बनने में ज़्यादा जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। उन्हें ज़्यादा पसंद एक पैरासाइट बनने में ही है, ठीक है। वो अगर किसी होस्ट में हैं तो वो एज अ पैरासाइट ही बिहेव करेंगे, ठीक है। अब इधर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि वायरस के अंदर या तो RNA होगा या DNA होगा, ठीक है। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके अंदर RNA और DNA दोनों होगा। आगे बताया गया है जो जनरली प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर RNA प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, या डबल स्टैंडर्ड DNA। एनिमल्स को जो इन्फेक्ट करेंगे उनके अंदर या तो डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होगा। अब जो बैक्टीरियल को जो है इन्फेक्ट करेगा उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो है डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन कोड जो है ना
वो स्मॉल सब यूनिट से बने होते हैं जिसे हम कैप्सोमर्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि अंदर के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कौन? कैप्सोमियर। ये स्मॉल सब यूनिट है कैप्सिड के, ठीक है। अब एनिमल्स में जो है वायरसेस जो है मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स और इन्फ्लुएंजा और HIV एड्स जैसे जो है एड्स जैसे जो है वायरसेस डिजीज़ कॉज करते हैं। और प्लांट्स में जो है मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग ऑफ लीव्स या येलोइंग ऑफ वेन क्लियरिंग, ठीक है, ये सब डिजीज़ कॉज करते हैं। ये जो है उनके जो है सिम्टम्स आप बोल सकते हो जो कि वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है, ये वायरस ही करते हैं। अब 1971 में T.O. डीनर ने डिस्कवर किया कि जो पोटैटो स्पिंडल एक डिजीज़ था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है, ये कुछ पोटैटोज़ में जो है डिजीज़ कॉज कर रहा था। उन्होंने देखा कि इन पोटैटोज़ में एक जो है स्मॉल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज कर रहा है जो कि बैक्टीरिया से वायरस से भी छोटा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जैसे कि वायरस के ऊपर एक कैप्सिड का जो है स्मॉल प्रोटीनिशियस जो है क्रिस्टलाइन लेयर था, लेकिन इसमें वो भी नहीं था। ये एक नेकेड और फ्री RNA को लेकर घूम रहा था, बस यही वाला पार्ट था, ठीक है। सो वायरस में बस यही वाला पार्ट रहता है, कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता है। और ये वायरस से भी इसलिए छोटा होता है क्योंकि ये कैप्सिड वाला पार्ट तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई ये और भी छोटा था। और ये जो है ना पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज कर रहा था, ठीक है। अब ये वायरस से भी छोटा है, इसमें फ्री RNA है और प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी नहीं है, इस वजह से इसको एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया जिसे हम वायरॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब प्रायोन्स में आए तो बाद में देखा गया कि बैक्टीरिया वायरस के साइज़ का ही एक ऑर्गेनिज्म और भी है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा पार्टिकल ऐसा भी है जो कि वायरस जैसा ही छोटा है। और ये जो है ना न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज कर रहा है, ठीक है, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है मैड काउ डिजीज़, जिसे हम बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी भी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में BSE बोला जाता है, ठीक है, जिसे कॉमनली जो है मैड काउ डिजीज़ भी बोला जाता है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। तो प्रायंस जो है जनरली न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ करते हैं, ठीक है। और देखा गया कि इसका जो एक नया वेरिएंट था, ठीक है, जो ये BSE का जो एक नया वेरिएंट था मैड काउ डिजीज़ का, ये जो है ह्यूमंस में भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज कर रहा था, जिसे CR जैकब डिजीज़ बोलते हैं या शॉर्ट में CJD। अब लाइकेंस की बात करेंगे। सो RH व्हिटेकर ने लाइकेंस का भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। अब लाइकेंस में हम जो है जनरली लाइकेंस दोनों चीज़ों से बने रहते हैं, एक जो है एल्गी होता है, दूसरा फंगी होता है, ठीक है। जो एल्गी होता है उसके पास जो है क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो कि पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो एल्गी खुद का खाना बना सकता है, लेकिन फंगी में जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो ये खुद का खाना नहीं बना सकता, ओके। सो एल्गी और फंगी ने सोचा क्यों ना फंगी तुम मुझे शेल्टर प्रोवाइड करो, और फंगी ने पूछा एल्गी से तुम मुझे खाना प्रोवाइड करो। तो इन्होंने आपस से एक शादी टाइप का कर लिया और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन्होंने परफॉर्म किया, जहाँ पे एल्गी जो है फंगी को खाना देता है और फंगी जो है एल्गी को शेल्टर देता है। जो खाना देता है उसे हम फाइकोबाइंड बोलते हैं, यानी कि एल्गी जो है वो फाइकोबाइंड है, और जो शेल्टर प्रोवाइड करता है उसे हम माइकोबाइंड कहते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाइकेंस जो है हर जगह ग्रो नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाइकेंस वहाँ ही ग्रो करेंगे जहाँ पे बहुत ही कम पॉल्यूशन है और जहाँ पे जो है ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सब प्रेजेंट नहीं होते। तो लाइकेंस जहाँ ग्रो करते हैं ना, वो एक पॉल्यूशन इंडिकेट भी करते हैं कि वहाँ पे पॉल्यूशन कम है, ठीक है। सो लाइकेंस को हम एज अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ एरियाज़ में जहाँ पे पॉल्यूशन कम है वहीं ग्रो करते हैं। तो ऐसे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने फुल चैप्टर को आपको डिटेल में समझा दिया एज अ वन शॉट, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना कि कहाँ क्या मिस्टेक्स है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।